जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मूल अधिकार में 19 से 22 जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 12 से 18 पढ़ लिया है। जो हमारे मूल अधिकार थे उसमें क्या पढ़ लिया है, 12 से 18, जिसमें समानता का अधिकार था। आज हम लोग उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 19 से। तो 19 से जो 22 है ये आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे आपको समानता के अधिकार में कुछ मतलब लोगों को समान किया गया था, इसमें आपको कुछ स्वतंत्रता दी गई है। तो देखिए 19 जो है, इस 19 के अंतर्गत जो 19वां जो मतलब मूल अधिकार है और अनुच्छेद 19 है, उसके अंतर्गत आपको सात स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। 7 चीज़ें हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 19 का 1, इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको बोलने का अधिकार है, मतलब आप बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार। आपको क्या है, झंडा लहराने का अधिकार है। झंडा लहराने का अधिकार है। आपको इसी में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, वो जो मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया कुछ भी बोल पाती है, प्रेस की स्वतंत्रता। और क्या है, आरटीआई है। आरटीआई जो 2005 में लाया गया था, आरटीआई। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता हो ही गया है, आरटीआई हो गया है। बोलने का अधिकार हो गया, झंडा लहराने का हो गया, प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई हो गया। और जो आपका पुतला जलाने का अधिकार, आप किसी का भी जो पुतला जला लेते हैं सभा करके, पुतला जलाने का। तो देखिए ये जो है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बोलने का अधिकार है। देखिए जब आप बोल पाते हैं तो इसका मतलब है आप कुछ, जैसे आपने बोला तो यानी आप कुछ पूछ भी रहे हैं, तो पूछने का अधिकार। जैसे आरटीआई, आप किसी से भी आरटीआई लगाकर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता हो गई। मीडिया जो इतना बोलती है, अभी आपने देखा ही होगा कि मीडिया अभी एक तरफा हो चुकी है। तो वो कहाँ से है, प्रेस की स्वतंत्रता, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। झंडा लहराने की, आप किसी भी पार्टी का झंडा लहरा सकते हैं, अपना झंडा लहरा सकते हैं, आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। आप जिसका विरोध करना चाहते हैं, विरोध में आप पुतला जलाना चाहते हैं तो आप पुतला जला सकते हैं। तो किस में है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये बोलने का अधिकार, ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये बहुत अच्छी स्वतंत्रता है, आपको दी गई है। लेकिन इन स्वतंत्रता का आप गलत प्रयोग नहीं कर सकते। गलत प्रयोग से मतलब क्या है, इससे किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। एकता पर, अखंडता पर, देश की एकता अखंडता पर हानि नहीं होनी चाहिए। कोर्ट की अवमानना नहीं होनी चाहिए। अभी आपने हाल फिलहाल में ही मतलब देखा होगा, एक न्यूज़ आया होगा, जो प्रशांत भूषण है, उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट क्या किया था कि सीजीआई के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो क्या कर रहे थे, बीजेपी के एक नेता के 50 लाख के बाइक पे चल रहे थे, वो भी बिना मास्क के। तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, क्या ट्वीट कर दिया कि यहाँ लोग परेशान हैं और आप बिना मास्क के मतलब और 50 लाख की बाइक पर घूम रहे हैं। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे वो, उन्होंने कहा ये कोर्ट की मतलब अवमानना है, आप कोर्ट का क्या कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। तो उन्होंने चीफ जस्टिस को क्या किया, उस पर जुर्माना लगाया। लेकिन जुर्माना लगाने से पहले उन्होंने उनसे कहा कि आप अपने बचाव में हमसे या तो क्षमा मांग लीजिए या अपने ट्वीट को हटा लीजिए। तो देखिए ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा ये मेरी स्वतंत्रता है और इसे कोई नहीं छीन सकता, इससे कोर्ट की कोई अवमानना नहीं हुई है। तो भाई लेकिन कोर्ट का मामला था, तो कोर्ट ने मात्र 1 रुपया उन पर जुर्माना लगाया था ताकि इज्जत बनी रहे। किस कारण से, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो प्रशांत भूषण जी बोल पाए थे अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के कारण। तो उन्हें पता था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ना मैंने गलत बात बोली है और ये मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ।
तो और एक बात और समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला कर देता है तो वो समझ लीजिए वो सर्वमान्य हो जाएगा। सर्वमान्य जैसे अगर मान लीजिए कल को कोई इसी तरह का ट्वीट करता है तो अब ऐसा नहीं होगा कि किसी के ऊपर अब 10,000 15,000 का जुर्माना लगेगा, अब लगेगा तो 1 ही रुपये, क्योंकि उस केस में पहले ही क्योंकि जब भी रेफरेंस दिया जाता है तो पहले वाले केस में कि पहले वाले केस में ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ, तो सेम अपराध वही, मतलब मान लीजिए वो अपराध तो नहीं है, वह व्यक्ति की स्वतंत्रता, और ऐसा ही कुछ हुआ तो उस पर भी सेम वही जुर्माना लगेगा। तो ये जो है ये क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार है, आप कभी भी किसी को कुछ भी बोल सकते हो। जो आप गाली दे पाते हैं ना, वो बोलने का अधिकार है। यही भारत ही ऐसा देश है जहां आप प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकते हैं। किस वजह से? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार है। झंडा लहराने का, आप कोई भी झंडा लहरा सकते हैं। आप अपनी पार्टी का, जैसे अभी देखते ही होंगे भाजपा की पार्टी का अलग झंडा, कांग्रेस अपना अलग झंडा, तो इस तरह कोई भी अपनी पार्टी का झंडा लहरा सकता है। RTI से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। पुतला जिसका मन करे, जिसका विरोध करना चाहते हैं, पुतला जला सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब आते हैं अनुच्छेद 19 के ही 2 में। अब 19 का 2 क्या कहता है? देखिए, अगर आप बोलने में अच्छे हैं तो आप सभा कर सकते हैं। तो इसमें दूसरे में क्या है? सभा करने का अधिकार है। सभा करने का अधिकार है। सभा करने का अधिकार तो आप ये नहीं कि आप हथियार लेके सभा करने लग जाए। इसमें आप सभा कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे? बिना हथियार के सभा करेंगे। हथियार के साथ आपकी सभा नहीं होगी। तो 19 के 2 में क्या है? सभा करने का अधिकार, वो भी कैसे? बिना हथियार के। जब आपने सभा कर ली तो जब आप अच्छे बोलने में लोगों को जुटा पा रहे हैं तो आपको क्या, किसका अधिकार हो गया? संगठन बनाने का अधिकार हो जाएगा। तो आप संगठन बना लीजिए। संगठन बनाने का अधिकार। तो जैसे आपने पार्टियां देखी होंगी कि जैसे आप है, कांग्रेस है, भाजपा है, ये क्या है? अपना एक संगठन बना लिए। हाँ भाई, हम लोग अपना मतलब अच्छा बोल पाते हैं, लोगों को समझा पाते हैं, हम सभा कर रहे हैं, सभा कर ले, तो ये अपना एक संगठन बना लिए कि उस पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अनुच्छेद 19 का 3 ही क्या करता है? संगठन बनाने का अधिकार देता है। अब अनुच्छेद 19 के 4 में आते हैं। तो 19 के 4 देखिए, ऐसे इसको ऐसे याद कीजिए। 4 है, च से 4, और च से चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। तो 19 का 4 जो है वो क्या कहता है कि आप अपने देश में कहीं भी घूमिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये स्वतंत्रता कहाँ से मिलती है? अनुच्छेद 19 के 4 से, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। आप देश के किसी भी कोने में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं घूमिए, घूमते रहिए, फिरते रहिए, ज़्यादा मन करे तो वहाँ जाके बस जाइए। तो वही उसका क्या कहते हैं? 19 का 5 क्या कहता है कि आपको बसने की स्वतंत्रता है। बसने की स्वतंत्रता, आप किसी भी जगह बस सकते हैं। पहले क्या था? जम्मू कश्मीर में आप नहीं बस सकते थे, लेकिन अब जब से 370 हटा है तो आप वहाँ पे भी जाके बस सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 के 5 में क्या है? किसी भी जगह बसने की स्वतंत्रता है। अब आते हैं 19 के 6 में। 19 का 6 क्या है? ये है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, जो कि अब मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अब ये क्या बन गया है? ये कानूनी अधिकार बन गया है। कानूनी अधिकार हो गया है। इसी के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण आता है। देखिए, पहले क्या होता था? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के 6 में है। तो पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि किसी जगह से ट्रेन को गुजारना है, तो जाहिर सी बात है पटरी बिछानी पड़ेगी। अब मान लीजिए जिस गांव से ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही हैं और उस बिछाते समय किसी का घर आ गया, किसी का खेत आ गया और वो अड़ गया कि नहीं, मैं नहीं हटाने दूंगा, ये मेरा मूल अधिकार है, क्या कहते हैं, मेरी ज़मीन है, मैं इसको नहीं दूंगा आपको। तो अब तो मजबूरी हो गया। मजबूरी क्या हो गया भैया? ये तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कि मेरी ज़मीन कैसे सरकार कब्जा कर रही है। क्योंकि अनुच्छेद 19 के 6 में उसको संपत्ति का अधिकार था। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? मोड़ना पड़ेगा, पटरी को उस जगह से हटाना पड़ेगा। तो कितनी जगहों पर ऐसे करेंगे? तो एक संशोधन किया गया। उस संशोधन के अंदर क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन है, जिसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार का मतलब है कि आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो संपत्ति है, उसको पब्लिक नहीं छीन सकती है, लेकिन सरकार
उसको ले सकती है। इसी के अंतर्गत आता है भूमि अधिग्रहण बिल, जिसके अंतर्गत क्या होता है, अगर मान लीजिए कहीं से 4 लाइन निकालना है तो उस रास्ते में आपको ज़मीन आ रही है तो आपको एक मुआवजा दिया जाएगा, जो भी, ऐसा नहीं है कि 1 लाख की ज़मीन का आपको 10,000 दे के ले लिया जाएगा, जो उसका अच्छा खासा मुआवजा है वो दिया जाएगा। और वहाँ पे फिर अगर आप नहीं मानेंगे तो उनको तो लेना ही है, चाहे कैसे भी ले, क्योंकि वो कानूनी अधिकार हो गया है। उस रास्ते पे देश के भविष्य के लिए, प्रगति के लिए वहाँ या तो पुल बनाया जा रहा है या फिर रोड बनाया जा रही है, रेलवे गुजारी जा रही है, तो आप उसमें आनाकानी नहीं कर सकते हैं। तो पहले बहुत दिक्कतें होती थी, इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा के अब क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया। इसमें जो संपत्ति के बारे में चर्चा, एक अनुच्छेद 31 में भी है, उसमें भी संपत्ति का अधिकार है, लेकिन उसमें पैतृक संपत्ति का अधिकार है। इसमें क्या है, इसमें जो आपने कमाई है उस संपत्ति का अधिकार है। अब अनुच्छेद 19 के 7 में आते हैं। अनुच्छेद 19 का 7 क्या कहता है, व्यवसाय करने का अधिकार। व्यवसाय करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 के 7 में आप कहीं भी किसी भी जगह कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एकता, अखंडता, कोर्ट की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो 19 में कितनी स्वतंत्रता है, 7 है। तो पहला क्या है, देखिए आप अगर इसको रटिएगा तो नहीं रट पाइएगा। तो इसको उस तरीके समझिए, जैसे भाग 1 समझा कि राष्ट्र का निर्माण किया, भाग 2 में नागरिकता दे दी, 3 में मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार में पहले समानता दे दी, अब हम क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता दे रहे हैं। तो स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 के 1 में क्या कहा गया कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप झंडा लहरा सकते हैं, आपको प्रेस की स्वतंत्रता है, आप क्या कहते हैं आरटीआई कर सकते हैं, पुतला जला सकते हैं। तो ये किस में है, अनुच्छेद 19 के 1 में है। जब आप बोल सकते हैं तो आप सभा कर सकते हैं, तो आप सभा कीजिए, लोगों को बताइए कि देश के लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है, जो आपके पास जानकारी है वो दीजिए। तो जब आप बोल सकते हैं तो सभा कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 के 2 में आप क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। जब आप एक सभा कर पा रहे हैं तो आप उसका संगठन बना लीजिए। तो अनुच्छेद 19 के 3 में क्या होगा, संगठन बन जाएगा। जब आप संगठन बना लिए तो आप चारों जगह, आप अनुच्छेद 19 का 4 से 4 और घूमने की स्वतंत्रता है। तो 19 के 4 में आप कहाँ कर सकते हैं, 4 और कहीं भी घूम सकते हैं, जहाँ आपका मन करे वहाँ जाइए, आपको कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं। और 19 का 5 क्या कर सकता है, जब आप घूम सकते हो तो आप कहीं भी बस सकते हैं, तो बसने की स्वतंत्रता है। पहले जम्मू कश्मीर में आप नहीं बस सकते थे, लेकिन अब आपको 370 जब से हटा है तो आप वहाँ पे बसने की भी स्वतंत्रता हो गई है। पहले अपवाद में था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब क्या, आप देश में किसी भी कोने में बसिए, कोई दिक्कत नहीं है। 19 का 6 क्या था, संपत्ति का अधिकार था। पहले वो कैसा था, मूल अधिकार था, लेकिन अब वो कैसा हो गया, कानूनी अधिकार हो गया है। उसके बाद अनुच्छेद 19 के 7 में आइए, उसमें क्या है कि उसमें आपको व्यवसाय करने का अधिकार है, आप किसी भी तरह का व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सारी चीज़ें देश की एकता, अखंडता, कोर्ट की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया अनुच्छेद 19। अब आते हैं अनुच्छेद 20 पर। चलिए अनुच्छेद 20 पे देखते हैं। अनुच्छेद 20 अब ये क्या कहता है, देखिए इसमें आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रता है, इसमें देखिए स्वतंत्रता क्या है, इसमें एक गलती की एक सज़ा होगी। मतलब आपने चोरी की तो आपको चोरी की सज़ा दी जाएगी, एक गलती की एक सज़ा। आपने मान लीजिए चोरी भी की, मर्डर भी किया, तो उस आपको दोनों की धाराएँ लगेंगी, आईपीसी की धारा, और सज़ा दी जाएगी। और सज़ा जो है उस समय की होगी जिस समय आपने अपराध किया है। मान लीजिए आज 2021 है, आज की डेट में आपने कोई अपराध किया, चोरी मान लीजिए कि चोरी की सज़ा मान लीजिए 6 महीना है। लेकिन इसके बाद मान लीजिए 2025 में एक कानून बन गया कि जो भी चोरी करेगा और जिस चीज़ से, जैसे मान लीजिए कि उसने गहनों की चोरी की, तो गहने हाथ कान नाक मुंह में पहने जाते हैं। तो जो चोरी की, जैसे मान लीजिए कंगन की चोरी की, कंगन हाथ में पहना जाता है तो चोर का हाथ काट दिया। मान लीजिए क्या कहते हैं, कुछ इस तरह कोई कानून बन गया कि 6 महीने नहीं 10 साल की सज़ा होगी। अब से क्या होगा, 2025 में कानून बना दिया गया कि जो भी चोरी करेगा उसकी सज़ा क्या होगी, 10 साल होगी। लेकिन अगर 2021 का अपराधी है और
उसका केस चलते चलते 2025 तक चला गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको 10 साल की सज़ा होगी। क्यों? क्योंकि 2021 में जब उसने चोरी की थी तो उस समय सज़ा कितने की थी? 6 महीने की। तो उसको सज़ा कितने की होगी? 6 महीने की होगी। तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? एक गलती की एक सज़ा, और क्या कहते हैं, और उसमें क्या कहते हैं, गलती जो सज़ा है वो उस समय की होगी जिस समय उसने वो गलती की होगी। एक गलती की एक सज़ा का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए आपने चोरी की, आपको सज़ा मिली, आप बाहर निकल गए। जैसे आप लालू यादव ले लीजिए, चारा घोटाला है, 2022 में शायद उनका मतलब रिहा हो जाएंगे, ठीक है। उनको कई चीज़ों में बेल मिल भी चुकी है, एक आध चीज़ है जिसमें बेल नहीं मिली है। अब मान लीजिए 2022 में वो रिलीज़ हुए, वो आ गए बाहर, फिर अगले दिन पुलिस गई, उठा के ले गई, अरे तुम चारा घोटाला क्या था, वापस चलो। अब उसको आप मतलब वापस जेल में नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि उस गलती की सज़ा उनको मिल चुकी है। तो एक गलती की एक सज़ा कब की? जिस समय वो चीज़ हुई थी उस समय के अनुसार होगी। और तीसरा क्या है? सज़ा मिलने के बाद भी उसे संरक्षण दिया जाएगा। संरक्षण दिया जाएगा का मतलब ये है कि मान लीजिए अब जैसे आपके घर चोरी हुई, पुलिस ने पकड़ लिया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि अब सज़ा हो गई है, मान लीजिए उसे सज़ा दी गई 6 महीने की, तो आप उसको पकड़ के मार रहे हैं 6 महीने तक। ऐसा नहीं होगा। पुलिस उसको संरक्षण देगी, खाना पीना सब कुछ देगी, जेल के अंदर संरक्षण देगी। ऐसा नहीं कि 6 महीने तक उसको मारते ही रहना है। तो ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 20 एक चीज़ और बताता है। क्या बताता है? कि जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाए तब तक उसको दोषी नहीं माना जाएगा। जैसे कन्हैया कुमार को लोग बाग, यानी मीडिया ने भी इस तरह का किया, लोग बाग भी जो शायद नहीं जानते हैं, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े वाले नारे दिए थे, जो कि अभी तक साबित नहीं हुआ है। लेकिन उनको बहुत से लोग देशद्रोही मानते हैं। ठीक है, अपना अपना विचार है, जो मानता है ठीक है, जो नहीं मानता वो भी ठीक है। लेकिन कोर्ट ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो देशद्रोही है। यही कारण आप देखते होंगे कि वो सभाएं करते हैं, उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाती है। और इस बार लोकसभा से वो चुनाव भी लड़े थे, 2019 का चुनाव, भले हार गए थे वो, लेकिन 2019 का चुनाव लड़े थे। क्या कारण था? यही अनुच्छेद 20 उनको कानूनी संरक्षण दे रहा है कि, और क्या बोल रहा है कि जब तक दोषी साबित, FIR करने से अगर किसी को लगता है कि आपके ऊपर FIR हो गई, आपकी ज़िंदगी खराब हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं। गांधी जी पे कितने FIR थे, लोगों नेताओं, एक भी कोई नेता ऐसा हो जिसके ऊपर FIR ना हो, सभी पे। तो FIR से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास FIR हो जाती है तो जब तक आपका जुर्म साबित नहीं होता है तब तक आप दोषी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 20 में क्या है? इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली कौन सी? एक गलती की एक सजा, दूसरा सजा उस समय के कानून के तहत जब वह गलती की गई हो। और तीसरा क्या है? कानून संरक्षण देगी। कानून क्या करेगी? संरक्षण देगी। यही इसका एक उदाहरण और समझिए, जैसे अजमल कसाब को कितना 1 साल तक लोग बात कहते हैं बिरयानी खिलाई गई थी उसे। तो 1 साल तक क्या कहता? कानून संरक्षण। ऐसा थोड़े भूखे मार देगी उसको। तो क्या किया गया था? कानून संरक्षण दिया था। और एक नोट बना के आप रिमार्क में लिख सकते हैं कि जब तक दोषी का जुर्म साबित नहीं होता वह दोषी नहीं कहलाएगा। वह क्या? दोषी नहीं कहलाएगा। तो अनुच्छेद 20 आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इसमें क्या है? इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है।
और इसी में क्या जोड़ दिया गया है, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, वही प्राइवेसी, प्राइवेसी है, फ्रीडम है, प्राइवेसी है, प्राइवेसी का अधिकार है आपको। अब समझिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है आप किसी की जान नहीं ले सकते। ये मूल अधिकार अनुच्छेद 21 कहता है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते। इस देश में सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। और आप प्राण नहीं ले सकते और अपनी आप जान खुद भी नहीं दे सकते। बहुत लोग को जैसे इसी के अंतर्गत क्या आता है, जो आपका गाड़ी का पोल्यूशन बनता है, आपको हेलमेट पहनना पड़ता है, तो आपको लगता है यार गाड़ी मेरी, मैं क्यों पोल्यूशन कर रहा हूँ, या फिर आपको लगता है कि गाड़ी मैं चला रहा हूँ, मरूंगा तो मैं मरूंगा, हेलमेट पहनने के लिए पुलिस मजबूर क्यों करती है। तो यही कारण है, क्या है अनुच्छेद 21, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसमें क्या है कि अगर आप गाड़ी का पोल्यूशन नहीं कराते हैं और उस पोल्यूशन से जो वातावरण दूषित हो रहा है तो उसके कारण लोग मर सकते हैं, तो आपको अधिकार नहीं है, तो इसीलिए आपको पोल्यूशन कराना पड़ेगा। और आप खुद की भी जान नहीं ले सकते। अगर आपने खुद की जान लेने की कोशिश करी और आप बच गए तो आपको तब भी सज़ा मिलेगी, आपको सज़ा मिलेगी। तो आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते। तो आप जब हेलमेट पहन के नहीं जा रहे तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं डेंजर में, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए आपको क्या कहा जाता है कि आप हेलमेट पहनिए, इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। उसके बाद है क्या, इसी में क्या जोड़ा गया, निजता का अधिकार, मतलब प्राइवेसी जोड़ी गई कि आप को प्राइवेसी का पूरा अधिकार है। आप किसी के प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मेरा फ़ोन है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा फ़ोन मेरे मम्मी पापा भी नहीं देखे तो उनको कोई हक नहीं है कि वो मेरा फ़ोन देख सकते हैं। ये प्राइवेसी का अधिकार दिया गया था। इसमें अभी हाल फिलहाल में एक केस हो गया था, 2017 की बात है। इसमें क्या हुआ था कि मतलब पति पत्नी थी, अब पत्नी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा था। तो पति को जब मालूम पड़ा तो उसने केस कर दिया। तो केस में क्या कहा गया कि इसमें औरत दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि औरत तो मासूम होती है। औरत क्या होती है? मासूम होती है। उसे किसी ने बहला फुसला लिया तो आप इस पे कोई केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब निजता के अधिकार के तहत ये कह दिया गया, अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपको तलाक लेने का अधिकार है। तो उसी प्राइवेसी के अंदर अगर आप लड़की मतलब मान लीजिए कोई शादीशुदा लेडीज़ का मतलब अफेयर चल रहा है तो उसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, उसमें जिसने अफेयर चलाया है, जिसने उसे पटाया है, उसकी गलती है। हाँ, लेकिन आपकी वाइफ है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आप तलाक ले सकते हैं। बाकी उसका अधिकार है, वो चाहे कुछ भी करे। तो प्राइवेसी के अंतर्गत जैसे मान लीजिए आपको घूमने का अधिकार है और घूमने का अधिकार, आप घूमते घूमते किसी के बेडरूम में घुस गए तो प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ, निजता का अधिकार का उल्लंघन हुआ, क्योंकि वो बेडरूम जो है वो उनके अपने प्राइवेसी है एक तरीके से, उसमें किसी घुसने की इजाज़त नहीं है। वो जो जिसको चाहेंगे उसको घुसा सकते हैं। तो आप तो कहेंगे कि मेरा मतलब घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसका निजता का अधिकार भी तो है, तो उल्लंघन होगा तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो अनुच्छेद 21 में क्या है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और क्या है, प्राइवेसी का अधिकार है। अब देखिए 20 और 21 के बारे में समझिए। 20 और 21 किसी भी कंडीशन में आपसे नहीं छीना जा सकता है, हमेशा रहेगा। बाकी आपके मूल अधिकार इमरजेंसी के टाइम पे छीन लिए जा सकते हैं, राष्ट्र पे कोई संकट आए तब छीन लिए जा सकते हैं, लेकिन 20 और 21 ऐसा अधिकार है आपसे कभी भी, चाहे कितनी इमरजेंसी आ जाए, चाहे कितना भी कुछ आ जाए, 20 और 21 आपसे कभी भी नहीं छीना जाएगा। 20 और 21 क्या होगा, आपसे कभी भी नहीं छीना जाएगा। तो समझ गए होंगे। तो एक चीज़ और लिख लीजिए रिमार्क में, क्या लिखना है कि 20 और 21 सबसे शक्तिशाली अधिकार है, इसे आपातकाल के दौरान भी नहीं छीना जा सकता।
अब देखिए अनुच्छेद 21 के क में ही एक जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के किस में जोड़ा गया? क में। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सरकार उसको क्या करेगी? निःशुल्क शिक्षा देगी। ये कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। कब जोड़ा गया? 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किसको जोड़ा गया? शिक्षा के अधिकार को। तो इसी अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। और कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन कब? 2002 में। 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अब देखिए आते हैं अनुच्छेद 22 में। तो अनुच्छेद 22 में क्या किया गया? इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 3 प्रकार की कौन सी स्वतंत्रता? गिरफ्तारी से संरक्षण की स्वतंत्रता। अब गिरफ्तारी संरक्षण की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? कि आपको गिरफ्तार करने से पहले, पहली स्वतंत्रता क्या है? आपको गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाया जाएगा। क्या करना होगा? वारंट देना होगा। जब वारंट नहीं होगा तो आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो गिरफ्तारी से पहले क्या देना होगा? वारंट देना होगा। उसके बाद दूसरी स्वतंत्रता ये है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में आपको क्या करना होगा? उपस्थित करना होगा। 24 घंटे के अंदर कहाँ करना होगा? न्यायालय में उपस्थित करना होगा। मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया या चोरी की, डकैती की, कुछ भी किया आपने, अगर आपको पकड़ लिया तो ऐसा नहीं कि पुलिस 2 दिन रख के आपको धो रही है। 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय के अंदर क्या करना होगा? उपस्थित करना होगा। अब 24 घंटे में क्या हट जाएगा? जैसे अगर मान लीजिए आप सैटरडे को गिरफ्तार हुए तो सैटरडे संडे तो छुट्टी का दिन होता है, तो आप कहेंगे नहीं 24 घंटे के अंदर उपस्थित कीजिए, तो उस समय ये पॉसिबल नहीं है। तो वो छुट्टी का समय हटा दिया जाएगा। प्लस आपको जब लेके जा रहे होंगे, मान लीजिए कि आपको उपस्थित करना है और किसी वजह से जाम लग गया या आंदोलन चलने के कारण गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, तो वो तो समय लॉस होगा, तो उस समय को नहीं गिना जाएगा। तो ये क्यों कौन सी थी? दूसरी, पहली क्या थी कि आपको वारंट दिखाना होगा। दूसरी क्या थी? 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित करना होगा। तीसरी स्वतंत्रता क्या है? कि आपको अपने मनपसंद वकील रखने की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 22 के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 3 प्रकार की। कौन सी? गिरफ्तारी से जो आपको संरक्षण देती। अनुच्छेद 22 इसमें क्या है? इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है जो गिरफ्तारी से संरक्षण करती है। नंबर 1 क्या है? कि गिरफ्तारी के लिए वारंट होना जरूरी है। वारंट होना जरूरी है। दूसरा क्या है? 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित करना, लेकिन कब? छुट्टी और जो ट्रैफिक का समय हटाकर। और तीसरा क्या है? मनपसंद वकील रखने की स्वतंत्रता है। आपको जैसा पसंद हो वैसा वकील रख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास वकील रखने के लिए पैसे नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में सरकार आपको सरकारी वकील प्रोवाइड करवाएगी। तो ये अनुच्छेद 22 के अंदर कितनी स्वतंत्रता है? 23 स्वतंत्रता। तो 14 से 18 क्या था? समानता का अधिकार था, जिसमें समानताएं दी गई थी। 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है।
अब आते हैं अनुच्छेद 23 और 24 पे। अनुच्छेद 23 और 24, इसमें क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? देखिए पहले अनुच्छेद 23 में क्या है। अनुच्छेद 23 में आप क्या है कि आप बलात्श्रम और बेगारी नहीं करवा सकते। जैसे बलात्श्रम, क्या बलात्श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती किसी से आप काम नहीं करवा सकते। बेगारी क्या है? बेगारी का मतलब ये है कि आप काम करवाते हैं और आप काम, जो उस काम का पैसा होना चाहिए वो आप अगर नहीं देते या उससे कम देते हैं तो वो हुआ शोषण कर रहे हैं आप, तो उसके खिलाफ वो क्या कर सकता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो अनुच्छेद 23 में क्या है? बलात्श्रम, इसका मतलब क्या है? जबरदस्ती जो श्रम करवाते हैं, और बेगारी। बलात्श्रम और बेगारी का मतलब क्या है? बिना वेतन के आप किसी से भी काम नहीं करा सकते हैं। लेकिन वैसे ही जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आएगा तो किसी से कोई भी काम लिया जा सकता है। इसमें अनुच्छेद 23 नहीं रख सकता। बस दो ही है जो 20 और 21, वो हमेशा लागू होंगे। बाकी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई भी मूल अधिकार आपसे छीना जा सकता है। तो अनुच्छेद 23 के अंदर आप बलात्श्रम और बेगारी किसी से नहीं करा सकते हैं। आप जबरदस्ती मारपीट के किसी से काम नहीं करा सकते हैं। पहले आपने देखा होगा, पहले जो जमींदार लोग होते थे कर्जा देते थे और ज़िंदगी भर खटवाते रहते थे, तो उस तरह की चीज़ें अब नहीं हो सकती हैं। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को आप खतरनाक कार्य नहीं करवाएंगे। खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते। 14 वर्ष से कम बच्चों को आप क्या नहीं करवा सकते? खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते। मतलब जैसे आपने कहीं कहीं पे देखा होगा कि कुछ बच्चे चाय वाय बेचते हैं, तो वो खतरनाक कार्य नहीं है, वो वैसा कार्य है कि वो कर सकते हैं। देखिए, आप जिसको पेट पालना हो तो करेगा ही। तो आप 14 वजह से कोयले के खदान में नहीं लगा सकते। मतलब इस तरह का कार्य जिससे उसकी जान को खतरा हो, तो 14 वर्ष से कम बच्चों को आप खतरनाक कार्य में नहीं करा सकते। तो ये देखिए, ये दोनों जो अनुच्छेद 23 और 24 है वो क्या कर रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार को दर्शा रहा है कि अगर आपका शोषण होता है या आप शोषण कहीं देखते हैं तो अनुच्छेद 23 या 24 के तहत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 23 और 24 हो गया। देखिए दोस्तों, मैंने 2 वीडियो में बोला था समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा हो, 12 से 35 बहुत लंबा है। तो 24 के बाद अब 25 से लेकर 35 तक अगली वीडियो में निश्चित है वो समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा कुछ रहा नहीं है। एक आपका धार्मिक स्वतंत्रता है और वही संपत्ति का अधिकार है, और एक और है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें भी 7 है। देखिए, कभी आप वे कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि 19 के अंतर्गत भी 7 है और टोटल मूल अधिकार भी जो है 7 है। एक पहला समानता का, फिर दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता है, 5वां आपका शिक्षा का अधिकार है, छठा आपका संपत्ति का अधिकार है, इसे जो क्या कहते हैं हटा दिया गया है, और 7वां आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जिनको ये वीडियो पसंद आए वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरी रिक्वेस्ट उनसे भी है जो मेरे वीडियो को देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मेरी 70% वीडियो ऐसी हैं जो नॉन सब्सक्राइबर देखते हैं, और जो सब्सक्राइबर देखते हैं उनसे तो मतलब धन्यवाद है मेरा कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं। तो इसी तरह आप वीडियो को देखते रहिए, और आपको अगर लगता है कि कुछ और वीडियो बनाऊं मैं किसी और टाइप की, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ मुझे इस तरह की वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा उस तरह की वीडियो भी लाने की। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।